फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ये जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल लेना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का एक पेपर होता है और दूसरा पेपर होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका लेक्चर हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है यूनिट फर्स्ट पे है इस एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पेपर के। इसका एक पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे और इसके जो बाकी कंटेंट इस यूनिट में बचते हैं। तो इससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के कंटेंट्स हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक और निजी प्रशासन। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। और उसमें पढ़ा था हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग के बारे में, और उसके बाद पढ़ा था नेचर। तो नेचर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दो भागों में विभाजित है, एक का नाम है इंटीग्रल व्यू, दूसरा का नाम है मैनेजरल व्यू, जिसको हिंदी में एकीकृत दृष्टिकोण या प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़े थे स्कोप्स। तो स्कोप्स भी दो भागों में विभाजित है, एक को नाम दिया है पोस्ट कॉर्प व्यू, दूसरा नाम दिया था सब्जेक्ट मैटर व्यू। और लास्ट में पढ़ा था हमने इंपॉर्टेंस की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सिस्टम के अंदर। तो आज के टॉपिक है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से उभर कर आए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जैसे कि लैटिन के दो शब्दों से बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रेट। इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजमेंट ऑफ अफेयर होता है या लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास होता है, या दो से अधिक लोग मिलके लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे स्थिति में एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। तो इसी के आधार पर दो प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन बनते हैं, एक का नाम है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, निजी प्रशासन क्या है। तो इसके कुछ फीचर हैं, कोई कंक्रीट डेफिनेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ इसके फीचर्स के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण रूप से इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट, लाभ कमाना, ठीक है। दूसरा, चाहे वो किसी की दुकान की बात कर रहे हैं या कोई स्कूल चला रहा है या कोई हॉस्पिटल चला रहा है, तो वो ज़्यादा जो जोर डालेगा किस पे डालेगा, प्रॉफिट पे। दूसरी बात है वो क्या करने की कोशिश करेगा, लेस मनी यूटिलाइजेशन, कम से कम मनी उसका यूटिलाइज हो, धन यूटिलाइज हो, तो इस पे ज़्यादा जोर देगा इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, वो ज़्यादातर ध्यान नहीं देगा कि उसके एम्प्लॉइज़ हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको निकाल भी सकता है, उनकी सैलरी कट कर सकता है, उनके और भी बेसिक फैसिलिटी के बारे में ज़्यादा ध्यान इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दिया जाता। उदाहरण के रूप में कोई क्लब हो सकता है, चाहे स्पोर्ट होता है, गेमिंग क्लब होता है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स होते हैं जो लोग प्राइवेट इंडिविजुअल लेवल पे चलाते हैं या दो से अधिक लोग मिलकर भी चलाते हैं, लेकिन उनका मेन जो उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना और लेस मनी को यूटिलाइज करना। नेक्स्ट एग्जांपल, प्राइवेट स्कूल्स आपने देखे होंगे, होटल्स देखे होंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखे होंगे, बसेस या कोई प्राइवेट व्हीकल्स जो चलाते हैं पब्लिक के लिए। इस प्रकार का पूरा ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो क्रिएट किया गया है प्रॉफिट के आधार पर, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसको लोक प्रशासन कहा जाता है। इसका मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोलेंगे, ये ज़्यादातर ध्यान देता है इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के वेलफेयर पर, उनके कल्याण पर, और उन लोगों के जो जनरल वाली पब्लिक होती है उसका जनरल टेक केयर पर ध्यान देता है। जब किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी या क्या कोई मौका दिया जाता है किसी भी लोगों को, तो वहाँ पे इक्वलिटी देखी जाती है, बराबरी देखी जाती है। देखे आपने देखा होगा कि जब किसी प्रकार की कोई रिक्रूटमेंट होती है, कोई पोस्ट निकालते हैं, तो वहाँ पहले एक एडवर्टीजमेंट होता है और उसके योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है। तो इस प्रकार का सिस्टम को हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये क्या करता है, लेस प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है और मोर क्या करता है, वेलफेयर ओरिएंटेड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जब लोगों को कोई अनाज दिया जाता है, ऐसी स्थिति में सरकार घाटे में रहते हुए भी लोगों को अनाज देती है कम दामों पर। तो इस प्रकार के सिस्टम, इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फोकस करता है जनरल पब्लिक के वेलफेयर पे। जैसा कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में जो लोग गरीब होते हैं उनकी कम से कम फीस होती है। स्कूल्स या हॉस्पिटल या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हमने अलग अलग प्रकार की रिजर्वेशन या कैटेगराइजेशन कर दी है, जैसे जो डिसेबल्ड लोग होते हैं या स्पेशली वो एबल लोग बोलते हैं जिनको, तो उनके लिए अलग किराया होता है, वुमेंस के लिए अलग किराया होता है। तो इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या-क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या-क्या समानताएँ हैं। जब इससे पहले हमने पढ़ा था कि दोनों में का कांसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। लेकिन इन दोनों के अलग कांसेप्ट होने के बावजूद में बहुत सारी समानताएँ हैं, सिमिलरिटीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे। पहली सिमिलरिटीज़ इसमें आती है कि प्लानिंग, कि नीड ऑफ प्लानिंग इन पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, दोनों में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने कहा कि चाहे हॉस्पिटल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पे एक प्लान बनाया जाता है कि इस साल हम क्या-क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे लोगों तक सेवाएँ पहुँचाएँगे। डिफेंस की बात करें कि हम कितना पैसा इम्प्लीमेंट करेंगे, कितना पैसे से हम हथियार खरीदेंगे या कहाँ-कहाँ पे हम अपनी सुरक्षाएँ बढ़ाएँगे। तो एक प्लानिंग की ज़रूरत होगी। तो ये प्लानिंग चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो या प्राइवेट की बात करो, दोनों ही जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बिना प्लानिंग के कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको फुलफिल नहीं कर सकता। तो प्लान बनाने के बाद जब एक ढांचा बना देते हो, एक स्केच बनाते हो, तो उसके बाद आप क्रिएट करते हो ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाते हो। सपोज़ करते हैं कि आपने वो स्पेशल प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक स्पेशल प्रकार का सुरक्षा बल बनाना है, जैसे कि अब जो कि रैपिड एक्शन फोर्स होती है, जैसे कि या आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स नहीं होती थी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द नीड ऑफ द टाइम हमने जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने एक प्लान किया कि एक इस प्रकार की हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, संगठन की जरूरत है, जहाँ पे स्पेसिफिक लोग हों जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिजास्टर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और डिजास्टर के बारे में स्किल्ड हो। तो तब हम क्या करते हैं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट पब्लिक में भी सेम होती है और प्राइवेट में, चाहे वो किसी इंडिविजुअल बेस्ड की बात करो या एक से ज़्यादा लोग प्राइवेट में जुड़े हैं, तो वो एक जब वो प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही पड़ता है, चाहे वो पब्लिक में हो तो प्राइवेट में, दोनों में ही ये सिमिलरिटी रहती है। उसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर लेते हो, एक ढांचा बना देते हो, लोगों को इकट्ठा करते हो, उसके बाद आप स्टाफ का कहना कहते हैं कि स्पेशलाइज लोग आपको जो विभिन्न प्रकार के काम करें, जैसे एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन खोलते हैं तो वहाँ आपको टीचर चाहिए, एक प्रिंसिपल चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने वाला चाहिए, क्लर्क चाहिए, प्यून्स चाहिए। तो ये सारा सिस्टम स्टाफ एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए चाहिए होता है, चाहे वो पब्लिक की बात कर रहे हैं या पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट काम आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब एक संचालन करना, उनको एक दिशा प्रोवाइड करना कि कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है, जब वो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल में। वहाँ पे जब प्रिंसिपल उनको निर्देश देता है कि ये टीचर हिंदी पढ़ाएगा और ये एक काम करेगा, या दो टीचर हैं तो कौन सा टीचर कितने सब्जेक्ट पढ़ाएगा या कितने पेपर्स पढ़ाएगा, या दूसरा सब्जेक्ट जो टीचर हो कितने पेपर पढ़ाएगा, तो वो डायरेक्शन देना, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम को हैंडल करने का हो, क्लरिकल का हो या उससे नीचे का होगा, तो ये डायरेक्शन का काम आता है पब्लिक में भी और प्राइवेट में। उसके बाद नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बनाना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे प्रिंसिपल से लेकर पियोन तक, लोगों के बीच में कहाँ से कागज़ कहाँ जाएगा, किसको जाएगा, कौन से लोग कौन किस प्रकार का काम संभालेंगे और किस जगह पे उनकी मीटिंग होगी, ये सारा एक तालमेल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है जो क्रिएट किया जाता है और जिसकी ज़रूरत भी होती है, चाहे वो पब्लिक की बात करें, चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट वो ज़रूरी होता है रिपोर्टिंग। देखो रिपोर्ट होता है कि आपने पूरे साल भर या पूरे महीने या पूरे हफ्ते में क्या कार्य किया, क्या आपने जो ऑब्जेक्टिव किस हद तक आपने उसको प्राप्त किया, नहीं क्या 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 डिफिशिएंसीज रह गई। तो ये रिपोर्ट हमेशा पब्लिक में भी बनाई जाती है, प्राइवेट में भी बनाई जाती है। तो ये दोनों काम जो है सिमिलर है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है सर नीड ऑफ बजट। देखो बिना पैसे बिना फाइनेंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता, वेदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट। तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट करनी हो तो वहाँ पे हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जब हम इन्वेस्ट करते हो, जब उस पैसे को लगाते हो, तभी आप वो सेवाएं दे सकते हैं या प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नीड और रेस्पॉन्सिबल पर्सनल। देखो जिम्मेदार लोगों की कार्मिकों की हमें आवश्यकता होती है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट। जब तक हमारे पास अच्छे लोग नहीं होंगे, ऑनेस्ट लोग नहीं होंगे, जिम्मेदारी वाले लोग नहीं होंगे, तो तब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर ही नहीं सकता, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो। तो ये सारी सिमिलरिटीज़ पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा जो और भी बहुत सी सारी पॉइंट्स हैं, जो सिमिलरिटीज़ है, जो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सिमिलरिटी जो लगती है कि बेस्ड ऑन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट।
कहने का अर्थ है कि प्रगति और विकास पर आधारित होती है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, दोनों में सिमिलर है, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो। जब तक वो प्रोग्रेस की ओर नहीं बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा। आपने बहुत सारी स्कूल्स, कॉलेज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी जो कुछ देर के बाद फेल हो जाती है, बंद हो जाती है, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो। अब आपने देखा होगा आजकल सरकार बहुत सारी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हो, उनको उनकी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उनको प्राइवेटाइज कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो उस प्रकार से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के आधार पे नहीं चल रहे हैं। तो ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ये दोनों में रहती है, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो। उसके बाद होता है पब्लिक रिलेशन अप्रोच। देखो, पब्लिक रिलेशन अप्रोच का मतलब है कि चाहे पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब क्रिएट होती है, उनका मेन फोकस होता है पब्लिक। देखो, अगर मैं स्कूल खोल रहा हूँ तो मेरा मेन फोकस क्या होता है कि लोगों को सेवाएं पहुंचाना, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको सही प्रकार से शिक्षा देना। तो वो चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, लेकिन दोनों का अप्रोच सेम रहता है। चाहे उनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ लोग जो होते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट पे ही निर्भर करते हैं कि हाँ, जहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है, जिस उस प्रकार से उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन पब्लिक में इस प्रकार से नहीं होता, लेकिन उनका मेन फोकस पब्लिक ही रहता है, क्योंकि पब्लिक को अगर बाहर निकाल दें तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्ट करने का कोई फन ही नहीं होता, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। उसके बाद होती है बेस्ड ऑन हायरार्की। हायरार्की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे इसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स में। पदानुक्रम का मतलब होता है कि हायरार्की का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक अलग अलग पोस्ट क्रिएट करना। जैसे कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखो, कोई कॉलेज देखोगे, तो वहाँ पे एक हायरार्की इस प्रकार से होती है कि सबसे ऊपर प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल होता है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में भी डिवीजन होता है, सुपरिटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो गया, उसके बाद क्लरिकल स्टाफ हो गया। तो आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में या ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की, एक पदानुक्रम होता है, पदानुक्रम क्रिएट किया जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक हो या प्राइवेट हो। तो ये एक सिमिलरिटी दोनों में पाई जाती है। दूसरा, बोथ आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल फॉर एनी वर्क। देखो, चाहे किस भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, दोनों का कार्य, जो काम करने का कार्य कंट्रोल रहता है। देखो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जब हम खोलते हैं तो उसको किस प्रकार की सेवाएं देनी है, क्या सेवाएं दे रहा है, क्या नहीं दे पा रहा है, उसका कंट्रोल, एक एक्सटर्नल कंट्रोल अलग से होता है। जैसे कि अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कोई कॉलेज या स्कूल है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, या एजुकेशन हायर एजुकेशन जो अथॉरिटी उसके पास होता है। तो इसी प्रकार से जब प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सही प्रकार से प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं करा रहा है, या सही प्रकार से सेवाएं दे रहा है कि नहीं दे पा रहा है, वो इसका अल्टीमेट कंट्रोल उसका मैनेजर या सीईओ जो भी होता है उसके पास होता है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल के अधीन होते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। हाँ, अधीन होने का या कंट्रोलिंग पावर जो है वो अलग अलग हो सकती है। प्राइवेट में किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, और पब्लिक में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो सकती है। उसके बाद होता है नीड ऑफ रिसर्च। नीड ऑफ रिसर्च का मतलब आपको अनुसंधान, रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो। आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या क्या कमी अभी हमारी सिस्टम में है, और इन कमियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब आप इसको रिसर्च करोगे, इसको देखोगे, इस पर जांच पड़ताल करोगे। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि सिमिलर होते हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, और इन सभी पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट्स आपको लगते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि हम उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने किया कि क्या क्या सिमिलरिटीज पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस भी क्या क्या हो सकते हैं, और क्या क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या तब्दीली हो सकती है, क्या क्या विभिन्नताएं जिनको हम बोल सकते हैं हो सकती है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। ये बहुत सारे पॉइंट हमने लिखे हैं जिनको एक एक करके हम समझेंगे। पहला पॉइंट लिखा मैंने, पॉलिटिकल डायरेक्शन, राजनीतिक दिशा। अब मैंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो जनरल पब्लिक को देखभाल करता है, जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है, और वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ही अंडर, कंट्रोलिंग के अंडर होता है, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो। तो वहाँ पे अगर सेंटर स्टेट में आपने देखा होगा कि सेंटर में अपनी गवर्नमेंट होती है, वहाँ एक पॉलिटिकल लीडर होता है जिसको हम चुन के भेजते हैं। और स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी पॉलिटिकल लीडर जिसको हम चुन के भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ पे पॉलिटिकल डायरेक्शन जरूर रहता है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल का रुझान जरूर रहता है। बिना पॉलिटिकल डायरेक्शन के वो जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करता है। लेकिन ये विभिन्नता किस में रहती है, प्राइवेट में। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपने खोला है, स्कूल खोला है,
कॉलेज खोला है, हॉस्पिटल खोला है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो पॉलिटिकल लीडर वो अपनी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, वो अपनी डायरेक्शन नहीं दे सकता। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपनी मनी यूटिलाइजेशन के हिसाब से, अपने एम्प्लॉइज़ के हिसाब से जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा उसको चलाता है। तो ये एक डिफरेंस रहता है यहाँ पे पॉलिटिकल डायरेक्शन का, जो कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होता। दूसरा सर डिफरेंस है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव अब किसका होगा? प्रॉफिट मोटिव हमने पहले पढ़ा कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल, एक से अधिक लोग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं या एक इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई चला रहा है, तो उसका मेन मोटिव होता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पे ध्यान देना, कम से कम मनी का यूटिलाइजेशन करना है। तो जहाँ से उसको फायदा ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे वो ज़्यादा जोर देगा। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा आम जनता के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन खोला गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, उसका मेन फोकस होता है कि लोगों को वेलफेयर, उनके कल्याण करना है, और साथ में प्रॉफिट पे भी जोर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है कि लोगों का कल्याण किया जाए। जैसे मैंने आपको पीडीएस का उदाहरण दिया था कि पीडीएस में राशन जो बहुत ही कम दामों पर लोगों को दिया जाता है, वहाँ पे लोगों का वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि लोग गरीब हैं, अनाज नहीं खरीद सकते, कम से कम अनाज लोगों को इस दाम पे दिया जाए, ताकि लोगों के जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड हो सके। लेकिन इस प्रकार का जो सिस्टम है वो प्राइवेट में नहीं पाया जाता, जो इसका डिफरेंस माना जाता है। फिर एरिया ऑफ फंक्शंस। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एरिया ऑफ फंक्शन, अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो वो फिर वेरी वेरी लार्ज आ जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक व्यापक आता है। लेकिन एरिया ऑफ फंक्शन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को डिपेंड करता है कि उसको कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। तो जिस प्रकार का प्रॉफिट आ रहा है, जहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रकार से अपने एरिया को वो डीलिमिट कर देता है, या वो उतने लेवल तक ही उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस मुझे दिखा देता है कि यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट। यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट आप बोलेंगे कहाँ होगा? यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है, वो आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए क्रिएट की जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही प्रकार के सबको ट्रीट करेंगे, ना कि भेदभाव करेंगे। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रॉफिट मोटिव है, तो वहाँ आपने देखा होगा कि चाहे स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, जो अधिक पैसा दे रहा है उसको विशेष प्रकार की सेवाएं दी जाएगी, विशेष प्रकार की फैसिलिटीज दी जाएगी, अलग से ट्रीट किया जाता। तो ये यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिलती है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ पे इसकी कमी रहती है। इसका एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशंस। देखो पब्लिक रिलेशन जैसे आम जनता से क्या आपका क्या जनसंपर्क किस प्रकार का है। देखो आप पब्लिक की बात करें, तो जब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में देखो पॉलिटिकल लीडर होता है जिसको लोग चुन के भेजते हैं। तो चुनने का मतलब ये होता है, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का यही मतलब हुआ कि जो लोग जिनको हम चुन के भेज रहे हैं वो हमारे लिए काम करें। लेकिन प्राइवेट और ऑर्गेनाइजेशन जब क्रिएट होती है, जब वो बनती है, तो वो किसी लोगों या जनता द्वारा नहीं क्रिएट की जाती है, या जो इंडिविजुअल क्रिएट करता है उसको लोग सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को क्रिएट कीजिए। वो क्रिएट करता है अपने मनी, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से। तो वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक रिलेशन या जनसंपर्क ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन पब्लिक में जनसंपर्क, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल डायरेक्शन दे रहे होते हैं, वो लोगों द्वारा चुने गए होते हैं। तो ये एक डिफरेंस रहता है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पर पब्लिक रिलेशनशिप का। उसके बाद है एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। देखो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस मुझे दिखाई देता है, जो मैंने फाइंड करता हूँ, वो है कि प्रॉफिट मोटिव का। तो प्रॉफिट मोटिव का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रही है, तो क्या करेंगे, अपने काम में एफिशिएंसी, जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करती है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करती है, तो उसको इकोनॉमी मतलब पैसे की बचत होती है। लेकिन पब्लिक इवन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी और इकोनॉमी पे भी जोर दिया जाता है। लेकिन कई काम जो अगर लोगों के वेलफेयर के हिसाब से देखा जाए, तो उनको आसानी से किया जाता है कि ठीक है, ये काम अच्छे से करना है, चाहे इसमें टाइम ज़्यादा लगे या पैसा ज़्यादा लगे। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला ज़्यादा कोशिश करेगा कि काम जल्दी से जल्दी हो, चाहे वो अच्छा हो नहीं हो, क्योंकि उनके लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, कि बिकॉज़ दीज़ ऑर्गनाइजेशन आर मेनली फोकस ऑन द प्रॉफिट, सो दे डोंट फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। बट ऑन अदर हैंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा फोकस करता है कि एफिशिएंसी चाहे ज़्यादा ना हो, इकोनॉमी चाहे ज़्यादा ना हो, लेकिन वो उसका काम अच्छा हो लोगों के लिए। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट है सोशल नेसेसिटी। सामाजिक आवश्यकता के अनुसार देखो हम बहुत सारी हम जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, वो लोगों के ज़रूरत के आधार पे बनाते हैं। लेकिन कोई भी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों की ज़रूरत के आधार से कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं करेगा। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी सेवा को तभी स्टार्ट करेगा जहाँ से उसको लगेगा कि मैं प्रॉफिट कमाऊँगा। जैसे कि अगर कोई फ्लिपकार्ट है,
या बहुत सारे आजकल ऐप्स हैं सोशल जो ऐप्स बनी हैं जिसमें आप बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग्स कर सकते हैं। तो ये सारी ऐप्स लोगों की आवश्यकता के अनुसार नहीं बनाई है, लेकिन जिसने भी क्रिएट की वो अपनी कन्वीनिएंट अपने प्रॉफ़िट के हिसाब से कि यहाँ से उसको प्रॉफ़िट आ सकता है। लेकिन आप सोशल नेसेसिटी की बात करें पब्लिक हैंड में या पब्लिक ऑर्गनाइज़ेशन में, तो देखो बहुत सारे जैसे पीडीएस की बात की मैंने, मनरेगा की बात की, या बहुत सारी ऐसी प्लानिंग है, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ जो हमने चलाई हैं, तब इसीलिए चलाई चाहे प्रॉफ़िट में नहीं है, लेकिन लोगों को उनका ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता है, इसलिए हमने उनको चलाया। अब फाइनेंस देखो, फाइनेंस की बात करते हैं, वित्त जैसे हमारे देश में टैक्स कलेक्ट होता है, तो टैक्स जब कलेक्ट होता है तो उसमें हर इंसान जो टैक्स के अंदर आता है, तो उसको टैक्स देना पड़ता है ताकि वो टैक्स लेने के बाद पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिएट किया जाए, लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटी क्रिएट की जाए। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस प्रकार का नहीं होता है। वो जो भी पैसा लाता है उसका पूरा जो कंट्रोल उसके हाथ में होता है, लेकिन पब्लिक का जो पैसा होता है उसमें सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि अगर एक सरकार है तो सारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। आपने देखा कि अपोजिशन में लोग उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटर में कि वो पैसा किस प्रकार के से यूज़ किया गया है। लेकिन प्राइवेट में इस प्रकार का कोई नहीं, अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया है तो उस पर पैसे को आपने कैसा यूज़ करना है, उसका क्या इन्वेस्टमेंट करना है, वो सिर्फ आप पे ही डिपेंड रहता है। उसके बाद मोनोपोलिस्ट नेचर का अर्थ है कि एक ही एक ही डोमिनेंस या ज़्यादातर एक ही सिस्टम का प्रभाव हो। तो प्राइवेट में देखा जाएगा कि जो प्राइवेट सिस्टम है वो क्या करता है, वो सारा चीज़ अपने हिसाब से चलाता है। उसका जो नेचर होता है वर्किंग, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको अच्छा लगता है या जो उसके लिए बेहतर होता है, उसको चलाता है और सारी चीज़ें उसी प्रकार से वो एग्ज़ीक्यूट करने का प्रयास करता है। लेकिन ये मोनोपोलिस्ट है, एक प्रकार का जो प्रकृति है वो पब्लिक में नहीं होती। आपने देखा होगा कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो अर्बन के लिए अलग होगा और रूरल के अलग होगा। क्यों? क्योंकि हमारे रूरल और अर्बन में लोगों में डिफरेंस है, बेसिक सेवाओं में डिफरेंस है। तो इस प्रकार से एक प्रकार का प्रकृति हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन का या ऑर्गेनाइजेशन का नहीं रखा। लेकिन प्राइवेट में क्या होगा कि प्राइवेट आपने देखा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए, चाहे स्कूल्स की बात करिए, होटल्स की बात करिए, तो उनमें जो उनका जो नेचर होता है वो मोनोपोलिस्ट होता है। बिल्कुल एक प्रकार का दिखाई देगा आपको ज़रूर। उसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डिफरेंस। साइकोलॉजिकल डिफरेंस बात तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 प्रकार के डिफरेंस मैं मानता हूँ। जैसे पब्लिक सेक्टर वाले होंगे तो कई बार उनको ये लगता है कि ठीक है, हमने अगर हम किसी सिस्टम में हैं तो हमें सैलरी तो मिल ही रही है, चाहे लोगों को जन कल्याण हो नहीं हो, लोगों को फैसिलिटीज़ मिले ना मिले। लेकिन ऑन अदर हैंड क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर वालों को पता है कि जब तक हम अच्छी सेवा नहीं देंगे लोगों को, जो जिस सेवा के लिए हमें क्रिएट किया, अगर वो सेवाएँ हम प्रदान नहीं करते हैं तो हमें प्रॉफ़िट नहीं होगा, हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिफरेंस रहता है। दूसरा डिफरेंस मैं मानता हूँ कि पब्लिक में क्या होता है कि पब्लिक का मेन काम ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए तो वो मानेंगे कि हमें लोगों का कल्याण करना है, उनका वेलफेयर करना है, चाहे हम लॉस में क्यों नहीं रहते हैं, चाहे हमें पैसा ज़्यादा क्यों नहीं लगाना पड़े। लेकिन प्राइवेट हैंड में होना अदर नेगेटिव हैंड में हम ये इसको मान सकते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इस बात पे फोकस करेगा, साइकोलॉजी इस बात पे फोकस करेगा कि हमें मेनली फोकस करना है प्रॉफिट पे, चाहे उससे लोगों को सेवा मिलती है नहीं मिलती है, किस हद तक, किस क्वालिटी तक मिलती है, कितने लोगों को मिलती है, जरूरतमंद को मिलती है नहीं मिलती है, दैट डजेंट मैटर, बट दे हैव द मेन फोकस दैट दैट इज द प्रॉफिट। उसके बाद सर्विस एंड सर्विस कॉस्ट। सर्विस और इसकी जो कॉस्ट पे ये मैटर करती है। देखो पब्लिक दो ये पॉइंट मैंने पहले भी इसको डिफाइन किया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस और सर्विस की कॉस्ट मायने नहीं रखती है, लेकिन सर्विस देना मायने रखता है कि ये सर्विस लोगों के लिए जरूरत मंद है कि नहीं है, ये ज़रूरी है कि नहीं है। जैसे अभी हमने बोला कि पीडीएस का जो एग्जांपल हम दोबारा फिर से ले रहे हैं कि वहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं और मिनिमम कॉस्ट पे दे रहे हैं, इवन बिलो द कॉस्ट ले रहे हैं, लेकिन वो लोगों को ज़रूरत है इसलिए इस सर्विस को दे रहे हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड जो अगर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस और सर्विस कॉस्ट को देखा जाए, सर्विस मैटर नहीं करेगी कि सर्विस वो क्या दे रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत मैटर करेगी। कॉस्ट अगर सर्विस से ज़्यादा जा रही है, जितना उनके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कर रही है, तो उस सर्विस को नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऑन अदर हैंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस और सर्विस कॉस्ट पे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उस पे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। उसमें ये महत्व दिया जाता है कि किस प्रकार से वो लोगों को वेलफेयर या लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट। जब जवाबदेही और जो भी आप पैसा खर्च करते हो उसका लेखा जोखा देना होता है। तो आपने देखा कि हर साल हम बजट पेश करते हैं और जो पैसा कहाँ पे कैसे प्रकार से यूज़ होना चाहिए उसके लिए बजट पेश होता है और उस पे डिस्कशन होती है, और उसके बाद भी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा जाता है तो उसका लेखा जोखा होता है। हमारे लिए कैग एक जो हमारी बॉडी बनी है वो हर डिपार्टमेंट की
उस पैसे को कि सही प्रकार से यूटिलाइज़ हुआ कि नहीं हुआ, उसका ऑडिट करती है। तो कहने का अर्थ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल है हमारे जो भी सिस्टम के अंदर जो हमने बनाया है उसके लिए कि वो पैसा कैसे यूज़ किया है, कैसे यूज़ नहीं किया है। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में इस प्रकार की कोई प्रगति नहीं होती, इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होता है क्योंकि वन होल्डिंग बॉडी होती है या इंडिविजुअल लेवल पे कोई किसी को चला रहा है तो वो सारे कंट्रोल उसके हाथ में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनसिक्योरिटीज़ ऑफ एम्प्लॉइज़। तो देखा होगा कि आपने कोई भी लोग प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क नहीं करना चाहते क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब की इनसिक्योरिटी जैसे अभी आपने देखा होगी कोविड के टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों को जब ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई तो उन्होंने निकाल दिया। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर आप देखें तो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिक्योरिटी मिलती है एम्प्लॉइज़ हो, उनकी विभिन्न प्रकार की हेल्थ की हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ की जो एक सिक्योरिटी मिलती है। तो एक डिफरेंस रहता है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। ये एक छोटा नहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं मानता हूँ इसलिए लोग हमारे जैसे देश में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही ज्वाइन करें। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेबिलिटी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी का मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो स्टेबल होता है। क्या स्टेबल होने का मतलब कि वो उसके टूटने के, उसके बंद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जाता है या वर्केबल नहीं रहती है ऑर्गेनाइजेशन तभी बंद होती है। लेकिन अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपने बहुत सारे बैंक्स देखे होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग एजेंसी देखी होगी, जब उनका दिवाला निकल जाता है तो बंद कर देते हैं। तो वो स्थिरता उनमें कम होती है। मतलब कह सकते हैं कि वो कभी भी बंद होने के चांस होते हैं, फेल होने के चांस होते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको एक सही कानून के आधार पे शुरू किया जाता है, उसके सारे प्रिंसिपल सही अकाउंटेबिलिटी या ऑडिट और यूनिफॉर्म प्रिंसिपल के आधार से उसको चलाया जाता है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहती है। लेकिन ये चीज़ जो होती है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होती है, लुप्त रहती है, नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार के डिफरेंसेस यहाँ पर हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो विस्तार वो किस प्रकार से हुआ या कैसे हुआ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, खासकर यूजी के एग्जाम में। इसके अलावा भी बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में ये डिटेल्ड लूप में पूछा जाता है। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे नेट की बात करें या सेट की बात करें। तो इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग में ही पढ़ा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एज एन एक्टिविटी गतिविधि के रूप में और एज ए सब्जेक्ट। एज ए गतिविधि के रूप में, एक्टिविटी के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तब से शुरू हो गया जब से लोगों ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया या जब से कोई सोसाइटी फॉर्म हुई। जब एक से ज़्यादा लोगों ने मिलके किसी काम को करना शुरू किया तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी थी। तो एज ए सब्जेक्ट की शुरुआत तब हुई जब ये सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्टों की तरह किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना शुरू किया। तो ये तब हुआ इसकी शुरुआत जब विल्डो विल्सन ने जब आर्टिकल लिखा तब से इसका बर्थ हम मान सकते हैं। लेकिन एज एक्टिविटी इसके बारे में वर्णन बहुत सारी किताबों में बहुत सारे ऑथर्स ने किया, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया। उसने बताया कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए। इन्होंने एक जो थ्योरी दी कि सप्तम थ्योरी के हिसाब से किस प्रकार से पूरा ऑर्गेनाइजेशन को विभाजन करना चाहिए, जो आज मॉडर्न रूप से अलग तरीके से हमारे सामने आया हुआ है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एरिस्टोटल्स ने अपनी प्रिंस जो एक बुक में लिखा, उसके बाद माकियावेली ने अपनी एक बुक में लिखा हुआ था। तो इन सभी चीज़ों में जो इसमें जो इवोल्यूशन के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं तो ये सारी ऑथर्स ने पहले ही बताया था। तो अब हम इसके मेन जो स्टेजेस इसके कुछ मानते हैं या पैराडाइम्स बोलते हैं या इसके चरण कौन-कौन से हैं इवोल्यूशन के, ये कुछ चरणों में इसको डिवाइड किया है, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला चरण आता है स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी, जो 1887 से लेकर 1926 तक चलता है। ठीक है सर, इसको याद रखना है आपने। अब इसमें थोड़ा-सा ब्रीफ में बताऊँगा, डिटेल में आगे कि ये पहला चरण में क्या हुआ था कि मैंने आपको बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से निकल कर आया हुआ है, तो वहाँ से इसका अर्थ है। तो इस चरण में ज़्यादा जोर दिया है कि पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन को डाइकॉट करना है, इसको अलग करना है, इन दोनों में विभिन्नता है। तो इस चरण में ज़्यादा फोकस यही हुआ था कि पॉलिटिकल साइंस अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो ये हमेशा याद रखना है, इसकी डेट ज़रूर याद रखना है क्योंकि नेट और सेट में बहुत ज़्यादा बारी भी पूछा जाता है कि 1887 से लेकर 1926 तक कौन से चरण में को माना जाता है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा चरण होता है। तो आपने बोलना पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी। दूसरा चरण आ गया, दूसरा स्टेज आ गया इसका प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1927 से लेकर 1937 तक। इस चरण में आप फोकस किया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अलग-अलग विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल सिद्धांत होने चाहिए और उन सिद्धांत के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है। वो चाहे
किसी भी कंट्री के अंदर हो, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड एक एक प्रकार के प्रिंसिपल होंगे जो हर एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जिस्ट करेंगे, इवन चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। फिर उसके बाद तीसरा स्टेज आता है सर, ईयर ऑफ चैलेंजेस, जिसको 1938 से 1947 तक माना जाता है, डिफाइन किया गया है। ईयर ऑफ चैलेंज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई, चैलेंजेस आ गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के सामने, बहुत सारी चुनौतियां आई, और इसके जो सब्जेक्ट की जो एग्जिस्टेंस पे उस पर क्वेश्चन आ गए। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ईयर ऑफ चैलेंजेस। उसके बाद 4 स्टेजेस आ गया, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, इसकी जो पहचान है उस पे ही संकट आ गया, जिसका ईरा जो पीरियड जो है वो 1948 से लेकर 1970 तक माना जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेज माना इसका जो है इवोल्यूशन का, वो है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो 1971 से अब तक कंटिन्यू है। तो ये 5 स्टेजों पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इवोल्यूशन, मतलब इसके जो विकास के चरणों को विभाजन किया गया है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा निकोलस हेनरी ने भी डिस्क्राइब किया इसके 5 पैराडाइम्स, ने उसका नाम दिया पैराडाइम या स्टेज या चरण, कुछ भी आप मान लो। इसके 5 इन्होंने एक स्टेजेस बनाई है। तो ये कौन-कौन से, ये भी आपने याद रखनी है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, ऑब्जेक्टिव के आधार पे आता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के आधार पे आता है। तो आपने ये याद रखना है, ताकि आपको धीरे-धीरे याद रखे करोगे तो मेमोराइज होते-होते आपको आगे बड़ी हायर क्लासेस में इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें निकोलस हेनरी ने भी ऐसे जो पहला स्टेज जो पैराडाइम, इसको क्या नाम दिया, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी नाम दिया है। और पर इसने जो एज रखी है, जो पीरियड रखा है, वो रखा है 1990 से 1926 तक। उसके बाद है पैराडाइम टू, निकोलस हेनरी के हिसाब से द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका जो मैंने आपको बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स थे, होने चाहिए, जिस पे ऑथर्स स्कॉलर्स ने जोर दिया था। तो ये पीरियड 1927 से 1937 तक माना जाता है। उसके बाद थर्ड पैराडाइम है सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, 1950 से लेकर 1970 तक। अब इस में क्या हो गया, इस पैराडाइम में क्या बोला कि जब पहले डायकॉटमी की बात की गई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन इस 1950-1970 के बीच में बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस भाई दोनों समान है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। नेक्स्ट जो पैराडाइम है निकोलस हेनरी के हिसाब से, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्या है आगे हम पढ़ेंगे, जिसको मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। और इसका जो पीरियड है वो 1956 से 1970 तक। उसके बाद लास्ट पैराडाइम जो निकोलस हेनरी ने दिया, उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एग्जिस्ट हुआ था, जैसे स्टार्ट हुआ था, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना स्थिति है, एक अपना वजूद है। तो ये 5 इसके दिए गए हैं पैराडाइम्स या इवोल्यूशन स्टेजेस बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रॉबर्ट टी गोलोमविस्की ने भी इसके 4 स्टेजेस जो एक्सप्लेन किए हैं इवोल्यूशन के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ये आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीनों प्रकार के जो निकोलस हेनरी या जनरल प्रकार से जो इवोल्यूशन बताए हैं, या ये रॉबर्ट टी गोलोमविस्की के हिसाब से बताइए, आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैंने इसको बार-बार इसको दोहरा रहा हूँ। इसने नाम दिया फेज 1, जैसे उन्हें पैराडाइम 1 दिया था, इसने फेज 1 दिया, और फेज 1 में इसने बताया एनालिटिक, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा फेज दिया उसने कंक्रीट, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा फेज दिया इसने ए साइंस ऑफ मैनेजमेंट। और चौथा दिया इसने, चौथा फेज है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। तो ये आपने याद रखना है, चारों स्टेजेस जो रॉबर्ट टी कोलम्बसी ने दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो चारों का फेजेस का जो इवोल्यूशन है, कुछ हद तक ये बिल्कुल सेम है, जैसे जो पहले के जो हमने स्टेजेस पढ़े या जो निकोलस हेनरी ने दिए हैं, बिल्कुल सेम ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि है किस प्रकार से, क्या बोलना चाहता है। तो इसने मेन बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन जो फोकस है कि पहले क्या करता है लोकस, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेयर, लोकस मतलब एरिया, कहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट कर सकता है, किस किस जगह पे एग्जिस्ट कर सकता है, और किस जगह पे किस प्रकार से एग्जिस्ट कर सकता है। और दूसरा फोकस, फोकस मतलब व्हाट, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ का एग्जिस्ट हो सकता है, चाहे रूरल में हो या अर्बन हो, दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखो का अलग होगा, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। और
और रूरल में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे किस प्रकार का फोकस या व्हाट किस प्रकार का क्या काम करेगा, किस विषय पे काम करेगा। तो लोकस और फोकस इन दोनों में वेयर और व्हाट का इन्होंने ध्यान दिया था, जिसमें पहले मैं उनकी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के डायकोटमी की ही बात करता, फिर एक कंक्रीट पे कहता कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसके बाद कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है, और उसके बाद लास्ट स्टेज में बोलते हैं कि पब्लिक पॉलिसी, जो पिछले स्टेज में लास्ट स्टेज 5th स्टेज में बोली गई थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि पब्लिक पॉलिसी बनाना, लोगों के लिए नीतियां बनाना, इस अप्रोच पे आधारित था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेजेस को पढ़ते हैं। अब हम पहला स्टेज पे आएंगे, पैराडाइम बोल सकते हैं या पहला फेज बोल सकते हैं, अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग से किया हुआ है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। तो पहला हम लेंगे पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, जो 1887 से 1926 तक चली। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट अपने समझना है कि इस पूरे पीरियड में, उस पूरे स्टेज में एक्चुअल में हुआ क्या। देखो, इस पूरे स्टेज में सबसे पहले जब विल्टो विल्सन ने आर्टिकल लिखा अपना द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस समय पहली बार सभी लोगों के सामने आया कि पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, क्योंकि पॉलिटिक्स मतलब पॉलिसीज को बनाना और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको एग्जीक्यूट करना। इसलिए दोनों अलग सब्जेक्ट और दोनों को अलग कर देना चाहिए, इन दोनों को विभाजित कर देना चाहिए। तो पहला स्टार्ट यहीं से हुआ। और इसका स्टार्ट मैंने जैसे बोला कि विल्टो विल्सन ने जब आर्टिकल लिखा 1887 में, और जो उसने जो आर्टिकल देखा उसका नाम द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा। और इस प्रकार से जब इस आर्टिकल से ही इस पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का वर्थ हुआ, इसलिए इसको क्या माना जाता है, इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। ठीक है। अब इस पूरे स्टेज में एक्चुअली में हुआ क्या, तो सभी लोगों का फोकस ये था कि पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करना है, विभाजित करना है। और इसमें बहुत सारी चीजें अराइज हुई। तो पहला जैसे बोलते हैं कि बोलते एडमिनिस्ट्रेशन जो क्वेश्चंस है आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चन। कहने का अर्थ है इस पूरे इस कोटेशन में, पूरे फ्रेज में ये बताना चाहता था ऑथर कि जो पॉलिटिकल सिस्टम के पॉलिटिकल के अंदर जो क्वेश्चन अराइज होते हैं या सब्जेक्ट अराइज होते हैं, जो विषय अराइज होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं है। दीज subjects matter are different from political science to administration। तो ये पहला एक इस स्टेज में ये जो डायकोटमी बनाने के लिए चीज़ें अराइज हुई है। उसके बाद दूसरी चीज़ एक और आई थी इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विल्टो विल्सन के जो एक आर्टिकल है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इस पूरे लाइन को आपने याद रखना है। ये लाइन बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स एमसी जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो नेट या सेट में इसको पूछा जाता है। और इसके अलावा जब आप यूपीएससी की तैयारी करो तो ये एक पूरी लाइन दी जाती है, इस लाइन को आपने एक्सप्लेन किया जाता करना होता है अपने वर्ड्स में। देखिए इस लाइन में बोलता क्या बोलता है, बोलता है इट इज गेटिंग हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज टू फ्रेम वन। तो हिंदी में कहने का अर्थ ये है कि संविधान को बनाना, देखो संविधान को कहाँ बनाता है, हमारे लेजिस्लेटर पॉलिटिकल सिस्टम में बनाया जाता है। लेकिन संविधान को बनाना, फ्रेम करना, इट इज वेरी इजी है, ये बहुत आसान है। लेकिन उसको संचालित करना, उसको चलाना, उसको रन करना, लोगों तक पहुंचाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे मुश्किल काम है, ये बहुत हार्डर है एज कम्पेयर टू क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ठीक है सर। उसके बाद क्या बोलता है, बोलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस स्टेज में क्या करना है, इस पूरे डायकोटमी के स्टेज में, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो विभाजन के स्टेज में क्या बोलते हैं कि टू स्ट्रेंथन द पाथ ऑफ गवर्नमेंट। ये कहने का अर्थ है कि जो शासन, जो सरकार के जो काम करने के तरीके हैं, जो पाथ हैं, उनको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, इनको अच्छा बनाना है, इनको सुधारना है। ठीक है। दूसरा बोलते हैं टू मेक इट्स बिजनेस मोर बिजनेस लाइक। तो कहने का अर्थ है ये ऐसी स्थिति थी, उसमें क्या किया, जब हमारे गवर्नमेंट सेक्टर, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराइज हो रहा था या जब ये उभर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसको हमें थोड़ा बिजनेस सिस्टम की तरह बनाना है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट सिस्टम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, जो कार्य करने के तरीके चलते हैं, उनको हमें बिजनेस की तरह बनाना पड़ेगा, तभी हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो रन कर सकती है। ठीक है। इसलिए हमने कई बार हमने पढ़ा होगा कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, समानताएं हैं और कुछ बेवनताएं भी, क्योंकि पब्लिक का काम होता है कि हाँ, अपने जो बिजनेस को काम करने के तरीके को बेहतर तो बनाना है ताकि कम पैसा यूटिलाइज हो और कम समय यूटिलाइज हो, लोगों को प्रॉफिट मिले। लेकिन साथ में उनका मेन महत्व या मेन फोकस ये भी होता था कि वो लोगों को लोगों का कल्याण करें, जो उनकी सेवाएं देना है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन बिजनेस में ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये रहती थी कि उनको प्रॉफिट पे ध्यान रखना। तो कहने का अर्थ है कि जो बिजनेस है, जो काम करने का तरीका है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी तरह हमारी गवर्नमेंट सेक्टर को भी तब्दील करना। उसके बाद नेक्स्ट इस पूरे फेस में क्या क्या किस बात पे जोर दिया जाता है कि टू स्ट्रेंथन एंड प्यूरिफाई इट्स ऑर्गेनाइजेशन।
फिर दोबारा बात की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, इनको क्या करना है, इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इनको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, इनकी मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। हमें हमारा जो हायरार्की पूरा स्ट्रक्चर है, उसको दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि पूरी स्टेजेस कैसे बनानी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से हायरार्की बनाई गई है, उसको हमें दोबारा से उस ढांचे को दोबारा से क्रिएट करना है। तो इस पूरे स्टेज पे इस पे जोर दिया गया था। उसके बाद बोलता है टू क्राउन इट्स ड्यूटी विद ड्यूटीफुलनेस। तो कहना क्या था इसमें, बोलता है जो कार्य करने के तरीके हैं, कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निखारना पड़ेगा। उन लोगों जिन लोगों को ड्यूटीज़ दी गई है, उनको उस ड्यूटीज़ को किस प्रकार से निभाना होगा या किस प्रकार से वो निभाएँगे या किस ज़िम्मेदारी से निभाएँगे, इन चीज़ों को स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा, इनको मैनेज करना पड़ेगा। तभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो ठीक हो सकता है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सब पॉलिसी बनाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है, जो रूल और रेगुलेशन को बनाता है, और उसको लगाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट क्रिएट किया गया है, वो लोगों तक सेवाएँ किस तरह पहुँचाए, तभी इस चीज़ को पूरे देश को कल्याण हो सकता है। तो इस पूरे फेज़ में ये क्या है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करना, क्योंकि पॉलिटिक्स का काम कुछ अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम कुछ अलग है, और किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इन 3-4 पॉइंटों में हमें बताया गया है। तो इस पूरे स्टेज पे इस बात पे चर्चा की गई। तो इसलिए इस स्टेज को बोला जाता है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी। तो नेक्स्ट स्टेज है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो फर्स्ट स्टेज है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी में, इसको आगे एडवोकेट या बहुत अलग 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 ऑथर्स के अलग अलग विचार हैं, तो उन विचारों को यहाँ पे हमने लिखा गया है कि ये जो विल्सन का जो आइडिया था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग है, इन दोनों में डायकॉटमी होनी चाहिए, इन दोनों विभाजन होना चाहिए। इसका साथ देने के लिए फ्रैंक जे गुडनॉव फ्रैंक जे गुडनॉव ने एक अपनी बुक लिखी, जिस बुक का नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिश हुई थी 1900 में। आपने ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं बोल रहा हूँ कि जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस पेपर होते हैं, उन पे जरूर आता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है, किसने लिखी थी? फ्रैंक जे गुडनॉव ने 1900 में पब्लिश हुई थी। इसमें क्या बोलता है, इस लाइन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉट में चाहते क्यों थे, या इन विभिन्नता क्यों बनाना चाहते थे। ये बोलता पॉलिटिक्स हैज टू डू विद पॉलिसीज, मतलब जो राजनीति है उसका काम है पॉलिसीज या नीति बनाना, या नीति वाले जो कार्य है वो किसके साथ है? पॉलिटिक्स के साथ है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है विद एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ये जो पॉलिसीज जो पॉलिटिक्स बनाती है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर बनती है, उनको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना, उनको संचालित करना है, उनको लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो यहीं से डिफरेंस पैदा हो जाता है कि पॉलिटिकल साइंस का काम क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है। उसके बाद पहली बुक, जो फर्स्ट बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आई है, हमेशा याद रखना, तो पहली बुक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आई है उसका नाम है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको लिखा था एल डी वाइट ने 1926 में। तो पूरा निचोड़ बताता हूँ दोबारा, पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी का। जो अब तक हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस अलग है, उसका काम होता है पॉलिसीज़ को बनाना, ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना। और वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी पॉलिसीज़ को बनाना, उसको तैयार करना बहुत आसान है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एक अलग सब्जेक्ट, एक विषय की ज़रूरत है, जो इन चीज़ों का अध्ययन करे, स्टडी करे, ताकि हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए और लोगों का कल्याण किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा स्टेज है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने आपको बोला था दूसरे स्टेज में विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या-क्या सिद्धांत होने चाहिए, किन-किन प्रिंसिपल पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट चल सकता है थ्रू आउट द कंट्री या पूरे संसार में। तो ये कुछ ऐसे खास प्रिंसिपल होने चाहिए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छा से वर्क कर जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। तो इसकी स्टेज है 1927 से 37 तक। तो इस स्टेज में कुछ प्रिंसिपल के पे एम्फसाइज किया गया, जोर किया गया, दिया गया, और उसने बोला कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सल उनके एप्लीकेशन है। मतलब वो किया है कि हर जगह, ठीक है, सर्व भौमिक बोल सकते हैं कि हर जगह उनका यूटिलाइजेशन होगा उन प्रिंसिपल का, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, यूनिवर्सल रहेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले डब्ल्यू एफ विलॉग्वी ने एक बुक लिखी, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना इस बुक का नाम, ऑथर का नाम भी 1927 में इसने पहली एक बुक लिखी जिसमें प्रिंसिपल पे जोर दिया गया। उसके बाद हेनरी फ्योल्स आए, और हेनरी फ्योल का भी बहुत आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल के क्या क्या योगदान रहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक बुक लिखी इंडस्ट्रियल एंड जनरल
मैनेजमेंट, जो भी आधारित थी कि प्रिंसिपल पे, कुछ बहुत सारे प्रिंसिपल, तो एंडी फील ने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हुए हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होंगे और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, और वो सारी प्रिंसिपल पूरे संसार में, पूरे हर देश में वो के ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे। उसके बाद एमपी फॉलेट्स ने एक बुक लिखी जिसका नाम है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, 1924 में आई, इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स पे बात की गई थी। उसके बाद मोनी एंड रिलेज ने एक ऑनवर्ड इंडस्ट्री करके एक बुक लिखी है, उसमें भी 1931 में, उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई। फिर गुलिक एंड आर्विक ने एक पेपर लिखा जिसका नाम है पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी लुथर गुलिक के कुछ प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहने का अर्थ है इस पूरे स्टेज में प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ खास प्रिंसिपल होंगे और इन प्रिंसिपल के आधार से ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो वर्क करेगा, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, चाहे वो इंडिया में हो या किसी और देश में हो, ये कुछ खास प्रिंसिपल किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होने ही चाहिए। स्टूडेंट अब हम पहुंचते हैं स्टेज 3 में, जिसका नाम है ईरा ऑफ चैलेंज। ये चुनौती भरा का युग था जो 1938 से 1947 में चला। अब इस युग में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, डाकोटमी हुई पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद प्रिंसिपल्स आ गए। अब इस स्टेज में क्या हुआ, एक नई अप्रोच के बारे में अध्ययन करना शुरू किया जिसका नाम है बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी बोले जाते हैं या ह्यूमन रिलेशन भी बोले जाते हैं इंग्लिश में। इस अप्रोच में क्या किया गया कि एक साइंस जो प्रिंसिपल की बात कर रहे थे अब तक कि एक प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल के आधार पे ही चला जाएगा, लेकिन इस प्रिंसिपल वाले सिस्टम को, पूरे स्टेज को रिजेक्ट कर दिया बिहेवियरल अप्रोच ने। उसने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वहाँ के लोगों का बिहेवियर, वहाँ के ह्यूमन रिलेशनशिप, वो मैटर करेंगे, ना ही साइंस के प्रिंसिपल को जो कहीं भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या किया, एक हाफ थ्रोन स्टडीज हुई एल्टर मायो द्वारा। उसने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक नया कॉन्सेप्ट आजाद किया। इनफॉर्मल, एक होता फॉर्मल, फॉर्मल वाला जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। इनफॉर्मल मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉइज और एम्प्लॉय के बीच में अलग रिलेशनशिप होगा, एक एम्प्लॉइज और मैनेजर के बीच में अलग रिलेशनशिप होगा, और उसके आधार पे ही आप उस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर चला सकते हो। उनके रिलेशनशिप के आधार पे, उनके बिहेवियर के आधार से किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर चला सकते हो। और ये डिपेंड करेगा, ये वेरी करेगा, विभिन्नता करेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे काम कर रही है, किस देश पे काम कर रही है, उनकी बेसिक नीड्स क्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो भी प्रिंसिपल बनाए थे कि अगर कहने का था, जैसे कि हमने डब्ल्यू एफ टेलर के जो साइंटिफिक अप्रोच थी, तो उसमें ये बताया था कि किसी भी इंसान को आप मोटिवेट कर सकते हो अगर उसको ज़्यादा पैसा देते हो, उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हो। लेकिन जब एल्टन मायो ने हाफ थॉर्न स्टडी की तो उसने वो पैसा वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो प्रिंसिपल, तो बिल्कुल फेल हो गया। लोगों को जो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर थे, वहाँ के जो लेबर थे, जो वहाँ के एम्प्लॉयज, उनको मोटिवेट, पैसे के ऊपर मोटिवेट कर ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में एक नई अप्रोच वहाँ पे फाइंड आउट हुआ कि जो रिलेशनशिप होते हैं मैनेजर के साथ या मैनेजर एम्प्लॉय के बीच में, वो मैटर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में साइंटिफिक अप्रोच प्रिंसिपल को कैंसिल कर दिया गया, और साथ में ही जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, जो डिवीजन बताया था, उसको भी गलत कर दिया। उन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी में, इनमें डायकोटमी नहीं हो सकती, इनमें विभिन्नता नहीं कर सकते, इन दोनों का विभाजन नहीं कर सकते। और साथ में क्या कर दिया, जब हाफ थ्रोन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या बिहेवियरल अप्रोच या मानव संबंध या व्यवहार दृष्टिकोण आया, इस पूरे कॉन्सेप्ट ने क्या किया, जो प्रिंसिपल्स थे, जो सिद्धांत थे, उनको क्या बोला कि इन सभी सिद्धांतों की जो एप्लीकेबिलिटी है, ये मतलब संचालित नहीं कह सकते, पूरी यूनिवर्सल संचालित नहीं कह सकते, हर जगह संचालित नहीं कर सकते, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको संचालित नहीं कर सकते। इनको सिर्फ नाम दिया प्रूवर्स। मतलब ये कि जैसे प्रिंसिपल साइंस में देखो तो कोई भी प्रिंसिपल अगर एक बार बन जाता तो प्रिंसिपल हर जगह लागू हो जाता है। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी देखो तो कहीं भी आप स्टैंड करो तो हर जगह धरती पर आपको खींचे, वो प्रिंसिपल हर जगह लागू। लेकिन इस प्रिंसिपल में जो बहुत सारे प्रिंसिपल जो स्टेज 2 में बनाए गए थे, उन सभी प्रिंसिपलों को फेल कर दिया। उन प्रिंसिपलों को नाम दिया गया कि सिर्फ प्रूवर्स हैं, कहावतें हैं या नीति वचन है, इनकी रियल इम्प्लीकेशन नहीं है, इनको आप हर जगह सेम तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे हैं, बिहेवियर अप्रोच कैसी है। तो ये इस एरिया में जब ये नया एरा आया, जब चैलेंज आया, तो इसमें जो अब तक जो भी हमने डेवलप किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहले तो क्या किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस को डाइकोटमी कर दिया था, अलग कर दिया था। फिर दूसरे स्टेज में कुछ बोला था कि ये इतने प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करेंगे। लेकिन जब इरा ये 1938 और 1947 में आया, इसमें बहुत सारी स्टडीज हुई, तो इस स्टडी में जब बिहेवियरल अप्रोच आया, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आया, तो इसके सारे जो डायकोटमी को भी कैंसिल कर दिया और इसके सारे जो प्रिंसिपल को भी कैंसिल कर दिया। तो कहा गया है कि ये प्रिंसिपल हर जगह पे लागू नहीं हो सकते, ये सिर्फ कहावतें हैं, ये सिर्फ प्रूवर्स हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं।
ईरा ऑफ चैलेंज फर्दर क्या हुआ, आपने थोड़ा इसका और पढ़ना है नेक्स्ट स्टेज जाने से पहले। इसमें सीआई बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड ने एक बुक लिखी, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, 1938 में। और उसके बाद एक एफ मोर्टस्टन मार्क्स ने भी एक बुक लिखी, द प्रूवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रूवर्स मतलब कहावतें और एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रिंसिपल को उन्होंने नाम दिया कि ये जो प्रिंसिपल सिर्फ कहावतें हैं। उसके बाद हार्वर्ड ए साइमन ने एक बुक लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। उसके बाद रॉबर्ट डहल ने लिखी, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री प्रॉब्लम। फिर डिवाइट वाल्डो ने एक बुक लिखी, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। इन सभी बुक्स का नाम आपने याद रखना है, विद डेट याद रखना है। देखो इस पूरा ईयर ऑफ चैलेंज में फिर दोबारा से इसका निचोड़ बताता हूँ कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया, बिहेवियरल अप्रोच या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, मानव संबंध अप्रोच बोल सकते हैं कि साइंस ही या प्रिंसिपल ही हर जगह इक्वली अप्लाई नहीं हो सकते। ये डिपेंड करेगा कि वहाँ के लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के बीच में का संबंध क्या है, लोगों का और मैनेजर का संबंध क्या है। तो ये इस ईरा में जितने भी डेवलपमेंट हुई थी, जो विकास हुए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो डायकोटमी का हमने एक स्टेज बनाया था, एक हमने प्रिंसिपल्स बनाए, तो सारे प्रिंसिपल फेल हो गए क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच ने सब चीज़ों को फेल कर दिया। उन्होंने ये बताया कि प्रिंसिपल हर जगह पे सेम तरीके से अप्लाई नहीं हो सकते। अब तो आगे बढ़ते हैं। तो यार नेक्स्ट स्टेज आ गया आपका, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो अब क्या हुआ कि ईयर ऑफ चैलेंज में सारे इसके प्रिंसिपल फेल हो गए। इसका जो डाइकोटमी का हमने एक जो स्टेज बनाया था वो फेल हो गया। उसमें उस ईयर ऑफ चैलेंज में बताया कि इन दोनों में डाइकोटमी नहीं हो सकता। अब ऐसी स्थिति में 1948 1970 में क्या हो गया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया, क्योंकि इसके प्रिंसिपल उनमें चैलेंज कर दिया। और साथ में क्या हुआ, एंड व्हेन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया। तो इन दोनों चीज़ों से मेन जो चीज़ें उभर के आई कि प्रिंसिपल को कैंसिल कर दिया और डाइकोटमी को भी कैंसिल कर दिया। तो इससे दो रिएक्शन आए, दो चीज़ें प्रतिक्रियाएं आई जो इसके स्कॉलर थे, जो लोग इसको पढ़ रहे थे। एक क्या हुआ कि सम ऑफ देम रिटर्न टुवर्ड पॉलिटिकल साइंस। जब ऐसी स्थिति आई कि तो भाई पॉलिटिकल साइंस को तो अस्तित्व खतरे में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो वो अस्तित्व खतरे में है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि कुछ लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की तरफ रुख मोड़ दिया अपना। जैसे जॉन गॉस ने क्या क्या लिखता है, जॉन गॉस बोलते हैं ए थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इन आवर टाइम ए थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस आल्सो। तो इन्होंने क्या बोल दिया, ये कहने का इसमें निचोड़ ये है कि बोलता जो थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है वो सेम थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की है। तो ये जो एक ग्रुप जो किसकी तरफ चला गया, पॉलिटिकल साइंस की तरफ। उसके फर्दर रस्को मार्टिन ने क्या बोला, उसने अपने आर्टिकल में 1952 में, मतलब डोमिनियन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कहने का था कि प्रभाव या प्रभु तब जो है पॉलिटिकल साइंस का किस पे पड़ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। तो इसके बाद दूसरा रिएक्शन क्या आया, एक तो पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले गए, दूसरा सम रिटर्न टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। दूसरा जो लोग थे, दूसरा ग्रुप, वो दोबारा फिर एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करते रहे और उन्होंने क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की तरह, जैसे दूसरे सोशल साइंसेस है उसकी तरह ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस बन सकता है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक जर्नल फाउंड किया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली 1956 पे उसको शुरू किया गया। और इसमें बहुत सारे मेजर वर्क हुए जो हुए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन 1958 में जो लिखी गई थी, मार्च और साइमन के द्वारा लिखी गई थी। फिर बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म 1963 में लिखी थी, साइरेट और मार्च ने लिखी थी। तो इस पूरे स्टेज से क्या होगा, जब देखो प्रिंसिपल भी खत्म हो गए, जो डाइकोटमी भी खत्म कर दी, और लोग जो हमारे जो हमारे कुछ जो हमारे स्कॉलर थे वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले गए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी जो प्रिंसिपल है वो सेम पॉलिटिकल साइंस की है। और उन्होंने ये बोला कि पॉलिटिकल साइंस ने ज़्यादा दबाव बना दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इस स्थिति में क्या हो गया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइडेंटिटी थी, उसका जो पहचान थी, वो संकट में आ गई। तो इसलिए इसको स्टेज को नाम दिया है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब पांचवा स्टेज आ गया, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, मतलब सार्वजनिक नीति या नीति दृष्टिकोण बोल सकते हैं, जो 1971 से स्टार्ट हुआ। तो इस स्टेज में क्या हुआ, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कॉलर थे उन्होंने बोला दिस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी साइंस, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एनालिसिस एंड सो ऑन। देखो इन सभी पॉलिसी मेकिंग का जब कॉन्सेप्ट आया, जब ये सब्जेक्ट आगे आया, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से आया, तो इसमें ये बताया गया कि पूरे देश के अंदर हमारा मेन काम क्या है, पॉलिसी बनाना, लोगों के लिए पॉलिसी बनाना, लोगों के लिए नीति बनाना, और उस नीति का एनालिसिस करना और उसकी जांच करना, तो उसके बाद लोगों तक फायदा पहुंचाना। तो इस जब पॉलिसी की बात की जाए तो पॉलिसी में तो सब सब्जेक्ट को इन्वॉल्व कर दिया, चाहे इकोनॉमिक हो,
पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, किसी भी प्रकार की पॉलिसी बनाना चाहते हो, तो सब सब सब्जेक्ट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर पॉलिसी बना सकते हो। चाहे आप पॉलिटिक अगर आप पॉलिटिकल साइंस को इंक्लूड कर रहे हैं पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको लोगों को तक संचालित करना है, तो उसको मिलाना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है? तो इस स्टेज में क्या हुआ कि सभी सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना लिया कि मेन हमारा काम क्या है, पॉलिसी बनाना, पॉलिसी पर्सपेक्टिव को देखना और पॉलिसी पर्सपेक्टिव में हमने सब सब्जेक्ट को जोड़ के रखना है। जब सब सब सब्जेक्ट को हम जोड़ के रखेंगे, सब सब्जेक्ट को मिला के रखेंगे, तभी एक अच्छी पॉलिसी बन सकती है। एक अच्छी पॉलिसी जब बनती है, तभी वो लोगों तक उसका असर पड़ता है, उसका उस पॉलिसी का प्रॉफिट आ सकता है, उस पॉलिसी का सही से रिजल्ट आ सकता है। तो जब ये पब्लिक पॉलिसी वाला पर्सपेक्टिव आया, तब क्या हो गया, पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्या हुआ, नजदीकी बढ़ गई। उन दोनों की क्या क्या डायकोटमी की बात नहीं की, विभाजन की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल साइंस अलग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, लेकिन इन दोनों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पॉलिसी बनाने वाले को ये बताया जाए कि पॉलिसी कैसे बनाई जाती है और पॉलिसी बनाने के बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो इन दोनों को जब वो साथ साथ चलाएंगे, पैरेलल चलाएंगे, तो पॉलिसी अच्छी भी बनेगी और एग्जीक्यूट भी करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट भी अच्छे से होगी। तो उसके बाद क्या हो गया, जो नेक्स्ट फिर इसमें कॉन्सेप्ट ये आ गया कि जो सेपरेशन था, जैसे मैंने बोला कि जब पॉलिटिकल पॉलिसी बनाना और एग्जीक्यूट करना दोनों को मिला दिया, तो जो सेपरेशन थी पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन की, जो उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया डिवाइड वर्ल्डो ने। इसने बोलता कि आउट वन क्रीडो को जिसका कोई यूटिलाइजेशन ना हो, कि ये कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है, ये पुराना हो चुका है। अब नया कॉन्सेप्ट ये है कि पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को साथ-साथ चलना पड़ेगा। जब हम पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलते हैं और पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो हम उन सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा जो पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर पॉलिसी आप इकोनॉमिकल पॉलिसी बना रहे हैं, तो आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। इसके साथ पॉलिसी मेकर्स के साथ फिर एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो उस सब्जेक्ट को भी इसके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप जियोग्राफिकल पॉलिसी बनाना चाहते हो, आप कोई हिस्टोरिकल पॉलिसी बनाना चाहते हो, तो कोई आप साइंस पॉलिसी बनाते हो, तो पॉलिसी बनाने को एग्जीक्यूट करने के लिए मेगा सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और जो सेपरेशन बनाई थी पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद अभी फिफ्थ स्टेज है, जो कि आगे कैरी ऑन हो रही है और चल रही है। तो इसी प्रकार से 5 स्टेजेस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को विभाजित किया। थोड़ा सा मैं इसका निचोड़ आपको दोबारा बता देता हूँ कि पहले स्टेज में पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन को डायकोटोमी की बात की कि ये दोनों अलग हैं। उसके बाद फिर बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सली हर जगह पे अप्लाई होंगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में आ जाता है ईयर ऑफ चैलेंज में इन सभी जब बिहेवियरल अप्रोच आई, एल्टन मायो ने जब हाफ थ्रोन स्टडीज की, उसने बोला कि साइंस या प्रिंसिपल को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते आप। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन बहुत मैटर करता है और ऑर्गेनाइजेशन उसी के आधार से चल सकती है। तो उससे क्या हो गया कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो प्रिंसिपल है वो टूट के, जो डायकोटमी की बात की थी वो भी टूट के, फिर उसके बाद फोर्थ ईयर ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस जब आता है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस में क्या होता है, कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले गए। उन्होंने बोला कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सेम है पॉलिटिकल साइंस की तरह। और कुछ लोग इसके अंदर काम करते रहे, जिन्होंने कुछ एक जैसे जर्नल स्टार्ट कर दिया और कुछ उस पर काम करते रहे। फिर लास्ट में जब 5वां स्टेज आता है, पब्लिक पॉलिसी की बात की जाती है, तो उसमें ये बताया कि सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करके और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस को साथ में ही काम करना पड़ेगा, ताकि लोगों को अच्छे से सेवाएं या देश के अंदर अच्छी से पॉलिसी बन सके या उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके।